डीयू बीएड के सिलेबस को लाइन बाय लाइन समझने से पहले हमें पेपर स्ट्रक्चर समझना होगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली कैसा पेपर स्ट्रक्चर होता है। तो जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस को लेकर सिर्फ और सिर्फ केवल इतना ही मेंशन करती है, ये जो ब्लैक रंग के बॉक्स में आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन सिंस अगर आप इस सिलेबस को देखोगे तो कुछ भी क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है, कहां से शुरू करें, कहां तक पढ़ें, और शुरू करने के बाद कहां से लेकर किसी टॉपिक को कहां तक जाना है, कितना डीप जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाए या पूरा डीप में पढ़ें। तो एक एक करके सभी बातों को मैं लाइन बाय लाइन कवर करूंगा पेपर स्ट्रक्चर को समझते हुए। जो स्क्रीन पर है ये तो केवल सिलेबस है, लेकिन इनके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी होती है कि पेपर टोटल 400 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है और -1 नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो सही वाले में से 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो एग्जाम में आप अननेसेसरी अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं और केवल उतना ही करना है जितना आता हो। बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही लिमिटेड रिस्क लेना होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिलेबस में इन्होंने ये लिखा है कि सब्जेक्ट नॉलेज एट स्कूल टिल सीनियर सेकेंडरी लेवल। कहने का मतलब है कि क्लास 12th तक का क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। सिलेबस में समझने वाली बात ये होती है कि क्लास 10th का सिलेबस इतना होता है, क्लास 10th का पढ़ाना इजी है, कंपेयर टू क्लास 11 12th में सिलेबस इतना हो जाता है। उसी टॉपिक को लेकर उसी टॉपिक के अंदर डीप आप जाते हो, उन्हीं बातों को और हॉलिस्टिक तरीके से समझना होता है। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी अगर कोई कठिन क्वेश्चन पूछ देती है तो ये अपने आप को सेफ साइड पर डाल ली है कि हम क्लास 12 तक का लेवल रख सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। सभी क्वेश्चंस आते हैं, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्कूल लेवल पर जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, किसी भी सब्जेक्ट से, साथ में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जो भी करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। और लैंग्वेज का भी क्वेश्चन आता है, इंग्लिश और हिंदी का। एक एक करके लाइन बाय लाइन समझते हैं। हाउ मच मार्क्स डू आई नीड फॉर सिलेक्शन। यहां पर समझने की जरूरत यह है कि एज अ कैंडिडेट आपके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा डीयू बीएड में, आपके लिए अलग होगा और साथ में आपके दोस्त के लिए अलग होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो पेपर है टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल हो गए 400 मार्क्स के टोटल पेपर होगा। जैसा कि आपको पता है, आप सिर्फ और सिर्फ किसी इस पर्टिकुलर किसी एक पेडागोजी सब्जेक्ट से ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ में आपने डीयू बीएड 2022 वाला प्लेलिस्ट देख रखा होगा, तो मैंने बता रखा है कि इन सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। ये सब्जेक्ट्स आपके ऊपर नहीं है कि आप कोई भी चूज कर लोगे। आप जिसमें एलिजिबल होगे सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर सकते हो। अगर किसी और सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको लगता है कि बाद में मैटर सेटल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय। तो अगर सिंस आपने एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर लिया, मान लो आपका पेडागोजी 1 साइंस साइड के हो आप, या लैंग्वेज, सोशल साइंस, अदर सब्जेक्ट, अदर लैंग्वेज या होम साइंस, तो 2020 के पहले क्या होता था, ये कट ऑफ का स्ट्रक्चर था कि लगभग आप 55 से 60 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मार्क्स की नहीं। इसका मतलब ये होगा कि 55 इंटू 4 कर लोगे आप तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो लगभग ऑन एन एवरेज 55 से 60 क्वेश्चन सही करना पड़ता है। इतना क्वेश्चन सही करने का मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी का क्वेश्चन आप गलत करोगे, टोटल नेट सही और गलत मिला के ऑन एन एवरेज इतना आपका सही बनना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाते। ये 2020 से पहले कंडीशन था। लेकिन 2021 के पेपर में जो इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन आया कॉम्प्रिहेंशन का, वो बहुत ही ईजी आ गया कंपेयर टू 2017, 18, 19, 20। तो जब ये कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन इजी आ गया तो कैंडिडेट्स ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो था, जो क्वेश्चन करने की कैपेसिटी थी कैंडिडेट्स की, वो बढ़ गई। तो इसलिए हमको 5 से 10% कट ऑफ में राइज देखने को मिला। बेसिकली कट ऑफ राइज होने का कारण यही था। कट ऑफ राइज होने का कारण ये नहीं रहा है 2021 में कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए। नो डाउट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बीएड का एग्जाम देने वाले, डीयू बीएड का एग्जाम देने वाले ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार हो गए हैं लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कंपेयर टू, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो बच्चे प्रिपेयर करके आते हैं, बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो ढंग से एग्जाम को प्रिपेयर करके आते हैं टेक्निकली। तो कंपटीशन उन्हीं लोगों के बीच में होता है। तो इंग्लिश हिंदी का पेपर आया इजी, तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो 2021 में हमको ये देखने के लिए मिला कि ऑन एन एवरेज आपको साइंस में जनरल कैटेगरी से 58 टू 64 क्वेश्चन सही करना पड़ा, लैंग्वेज में 51 टू 57, सोशल साइंस में ये, अदर सब्जेक्ट में ये, अदर लैंग्वेज में ये, और होम साइंस में 34 से 39 क्वेश्चन सही करने पड़े जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप कोई कैटेगरी के स्टूडेंट है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप 5 से 7% अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से इस कट ऑफ को घटाते जाओ।
बाकी कोई प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना चाहता है तो आपको पता ही होगा कि टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बीएड में एडमिशन से लेके बीएड में कोर्स करने तक, उसके बाद जॉब तक के सभी रिसोर्स मटेरियल आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि 2022 का इंट्रोडक्शन वाला ये वीडियो लेक्चर आपने देख रखा है। इसके पहले आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 1 वाला वीडियो देख रखा है और ये है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2। तभी जिन बातों को मैं आपको समझा रहा हूं आप उसको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर डीयू बीएड 2022 वाला प्लेलिस्ट होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लेलिस्ट एक्सेस करना है। Delhi Bytes is oldest and most trusted platform working in this field from last 4 to 5 years। तो 2021, 2019, 2020 करके अलग अलग प्लेलिस्ट होगा, आपको 2022 वाला एक्सेस करना है अपने सभी रिसोर्स मटेरियल के लिए। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ मेरा एक वेबिनार मीट होगा जहां पर आप जो भी प्रीवियस सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, टॉप 10 में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो Delhi Bytes से लास्ट ईयर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जो टॉप 10 के अंदर आते हैं, उनका भी मीट में आप जाके देख सकते हो कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैंडिडेट्स ऑप्ट किए हैं, किस तरह इन लोगों ने Delhi Bytes की पेड मेंबरशिप ली, उसका क्या इनको एडवांटेज मिला। इसमें नॉन पेड स्टूडेंट्स भी हैं, उनको क्या एडवांटेज मिला, जो बच्चे Delhi Bytes की मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी Delhi Bytes के रिसोर्सेज से किस तरह अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं। उन सभी चीजों को आपको इन सभी वीडियो लेक्चर्स में देखने के लिए मिल जाएगा जो आपको डीयू बीएड 2022 वाले प्लेलिस्ट में होगा। आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर। Delhi Bytes की जो पूरी टीम है, जो हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सब के साथ मैंने एक एक करके टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन इंडिविजुअली डिस्कस किया है, सो दैट आप बातों को इजीली बाइफरकेट कर पाओ कि कोई बच्चा जो साइंस साइड का है उसके लिए कट ऑफ कितना जाएगा, जो नॉन साइंस वाले हैं, नॉन मैथ वाले हैं, उनको कैसे उसी मैथ उसी साइंस को प्रिपेयर करना है। तो उस पर्टिकुलर डोमेन के जो 2016, 18, 19 में अलग अलग पैडागोजी सब्जेक्ट्स के जो Delhi Bytes की फैकल्टी टीम है, उन सब के साथ मैंने डिस्कस करके एक एक बातें आपको दिखाने और समझाने की शुरू से कोशिश की है। आइए उन लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन करके समझते हैं। ओके, सो हियर वी हैव ऑल द फैकल्टी मेंबर ऑफ टीम Delhi Bytes। जो Delhi Bytes की मॉक टेस्ट तैयार हो रहे हैं, जैसा कि आपको पता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन के जो टीचर्स जो उस पैडागोजी सब्जेक्ट से, जो कभी अपने टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहां से उन लोगों ने बीएड कर रखा है, उस पे जो उनका एक्सपर्टीज है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो उनका एक्सपर्टीज है, वो मेरे साथ साथ डिस्कस करेंगे। उस कमेंट्स पर हम समझेंगे उन पर्टिकुलर टीचर से कि उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सिंस ड्यू बीएड का सिलेबस बहुत डाइवर्स है, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक एक करके हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो स्टार्टिंग विद द लैंग्वेज पैडागोजी। ओके, तो डीयू बीएड के लैंग्वेज सेक्शन में टोटल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से, हिंदी हो या इंग्लिश हो, 10 क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। तो बहुत से कैंडिडेट्स को लैंग्वेज को लेकर भी होता है, कहाँ से पढ़ें, कैसे करें। तो टोटल 20 क्वेश्चंस जो हैं, तो हमारे सीटेट की लैंग्वेज पेडागोजी की टीचर हैं कनिका मैम, शी विल गाइड यू बेस्ट ओवर हियर कि कैसे उसको पढ़ना चाहिए। ओके, सो कमिंग टू कनिका मैम, कनिका मैम आप लैंग्वेज पेडागोजी पर क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से कैसे प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स। ओके, सो डीओ बीएड में बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन नहीं आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे 5 से 10 क्वेश्चंस, लेकिन उसमें हमें वोकैब पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वोकैब और ग्रामर के बेस पे भी अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि इसे पैसिव में चेंज करिए या एक्टिव में चेंज करिए, इस तरीके से। और जो एडजेक्टिव वगैरह है उनके बेसिस पे भी अक्सर क्वेश्चन देखे हैं मैंने पेपर में। जैसे आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा एडजेक्टिव, उसका बताना होगा कि क्या इसका एडजेक्टिव है या फिर नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। और वोकैबुलरी में भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश या हिंदी कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, दोनों में इसी तरीके से सिलेबस कवर किया जाता है। तो ओके, लैंग्वेज में टोटल आता है 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम हिंदी, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन आता है। जैसा कि कनिका मैम ने कहा कि कॉम्प्रिहेंशन में वो क्या करते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम कर देंगे, कभी कोई सेंटेंस भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं, एक्टिव पैसिव में कर दे, या फिर कोई आपसे ऐसा भी सेंटेंस दे सकता है कि जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, या फिर वोकैबुलरी चेक कर सकते हैं, डिक्शनरी वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं, किसी वर्ड को पैसेज में से उठा के आपसे मीनिंग पूछ देगा। तो बेसिकली इंग्लिश और हिंदी का जो प्रिपरेशन है वो इतना ऐसा बहुत कठिन में नहीं आता, उसको लेकर आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें और हिंदी कहाँ से पढ़ें। एज अ टीचर भी अगर मान लो आप हिंदी साइड के स्टूडेंट हो, तो आप ये शिकायत मत करो कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि आप कब तक उस चीज से भागते रहोगे। तो आपको इंग्लिश बेहतर है कि थोड़ा बहुत आप सीख लीजिए, क्योंकि सिर्फ इसी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं, आगे भी आपको हर जगह काम आएगा। तो इंग्लिश हिंदी में बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन होता है, 10-10 क्वेश्चन दोनों से हैं। अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में
सही कर लेते हैं, जो कि बहुत इजीली किया जा सकता है, तो श्योरली आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कमिंग टू जनरल साइंस, कि साइंस में कहाँ से क्या पढ़ें, वी हैव आवर फैकल्टी रिमझिम मैम विद अस, who will put a better light on that, and वो हाईलाइट करेंगी कि साइंस में हमें कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। उससे पहले एक बार हम साइंस का थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। तो डी बीएड में जो साइंस का सिलेबस है, बेसिकली जनरल साइंस इसलिए लिख रखा है क्योंकि एकदम कोर साइंस का एकदम ऐसा कुछ नहीं आता, ऊपर ऊपर से भी आता है, कुछ कुछ टॉपिक्स में बहुत कोर अंदर से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत डीप में जाके पूछता है। तो टोटल जनरल साइंस से हमें 21 से 26 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं पेपर में, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है। साइंस जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अलग अलग डिवाइडेड है, और फिजिक्स में से थोड़ा क्वेश्चंस कम आते हैं, 4 से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 5 से 7, बायोलॉजी से 7 से 12 क्वेश्चन। तो ओवरऑल ये जो सेक्शन है 84 से 104 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, जहां पर एक कैंडिडेट 56 टू 78 मार्क्स पाता है तो सेफ साइड पर होता है। तो इन टॉपिक्स को हम कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें कि एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, जो साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए भी, और वो कैंडिडेट भी जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज साइड से रहे, साइंस साइड से नहीं है, वो कैसे इसको प्रिपेयर करें। तो उस मैटर को थोड़ा हाईलाइट करके डिटेल में समझाने के लिए दिल्ली बाइट्स की जो सीटेट की फैकल्टी है, हु टीचर्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, रिमझिम मैम, हुज पेडागोजी इज साइंस, प्लीज मैम उस पर थोड़ा फोकस करिए और इलेबोरेट करिए कि साइंस के इन टॉपिक्स को कहां से कैसे पढ़ें, सो दैट डीयू बीएड के एस्पायरिंग कैंडिडेट्स बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए एग्जाम में। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, जैसे कि जनरल साइंस की हम बात कर रहे हैं, एज अ टीचर जब हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे साइंसिकल से नॉन साइंसिकल दोनों बच्चे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम तो साइंस वाले नहीं है फिर भी हमें साइंस बताना है। तो इस चीज का सबसे पहले ये डिफरेंस समझिए कि हम अपने करिकुलम में जब बात कर रहे हैं हायर टीचिंग गोल्स की, तो उस समय हम बात कर रहे हैं कि हमें इंटीग्रेटेड टीचिंग चाहिए। तो आपसे आपका बच्चा पूछ सकता है, सोशल साइंस की क्लास में वो साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ सकता है, जो ओवरऑल बहुत ही टिपिकल साइंस नहीं होगी। जाहिर सी बात है वो H2O का फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन वाटर रिलेटेड कुछ चीजें वो पूछ सकता है। तो नॉर्मल चीजें जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है और क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक नॉर्मली इंसान को पता होनी चाहिए एज ए टीचर कहने के लिए भी। इसीलिए जनरल साइंस पढ़ने के लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉन साइंसिकल स्टूडेंट्स हैं, पहले मैं उनके बारे में बात करूंगी। अच्छा वो मैम, आप लोग अपना नॉन साइंस वालों को आप पहले कवर करें, कि जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट ह्यूमैनिटीज साइड के हैं, उनको क्या कवर करना चाहिए, पहले किस तरह से वो कवर करें। यस सर। हम्म। हाँ, तो उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले ही वे लोग जनरल जो 6 to 10 है, पहली बात तो ये सबके लिए लागू है कि 6 to 10 तक की सारी चीजें सबसे ज्यादा पूछी जा रही हैं। पर अभी कुछ रिसेंट ईयर में जो चेंजेस हुए हैं, उस अगर क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करें तो समझ में आता है कि 11th 12th में कोर चीजों से भी कुछ कुछ सवाल, एक आध सवाल मिलते हैं। तो अभी हम उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि 11th 12th की बायोलॉजी ऑलरेडी कवर्ड है डेली वाइट्स के चैनल पे। वहां से जाकर के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम पर पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ किया है मैंने कवर। साथ में जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसको अगर आप 6 to 10 पढ़ लेते हो, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो, और जो नॉन साइंसिकल बैकग्राउंड से हैं वो बच्चे अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं, जिसमें कि नॉर्मल साइंस दी हुई है इतनी जितनी आपको आनी चाहिए, वो भी बहुत है, मोर देन एनफ है। और अगर आपको उससे ज्यादा करने की इच्छा है, सिंस साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आप पढ़ने लगो तो आपको इंटरेस्ट आने लगता है, तो फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा के कर सकते हो। साइड बाय साइड आप डीयू बीएड के लिए बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं साथ में आपके कवर करवाऊंगी ये सारी चीजें 6 to 10 का। पूरी कोशिश रहेगी कि हम कम टाइम में क्रिस्प वे में अच्छे से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके एग्जाम दे पाएं, और उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम सबसे पहले कवर करें। ओके मैम। सो मैम थोड़ा दिस सा मैं वाज इस इट। बात को और इलाबोरेट वे में ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रही हैं कि जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जो साइंस साइड के नहीं हैं, वो लूसेंट की जो जीके वाली बुक आती है मार्केट में, उसमें साइंस का भी सेक्शन दिया रहता है, फिजिक्स, हाँ। केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके, वो उतना भी पढ़ हम्म। ले तो बेसिक साइंस उनका कवर हो जाएगा, और एटलीस्ट उनसे इतना एक्सपेक्टेड है कि लूसेंट का जो हम्म। जनरल साइंस का एरिया दे रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो उनको लर्न हो। यस सर, ओके बिल्कुल फाइन। ये सारी चीजें हम्म। होनी चाहिए। अच्छा, एक और जो नॉर्मल लोग साइंस अब के स्टूडेंट ना है फिर भी उनको पता होना चाहिए इतना, इसीलिए बार बार जनरल साइंस को इतना इम्पोर्टेंट बताया जाता है। एंड ये चीज ध्यान में रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि साइंस जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है अपने मार्क्स जो होते हैं ना। क्योंकि देखो क्वेश्चन का प्रपोर्शन कितना है, मार्क्स कितने हैं, तो उसमें थोड़ा भी अगर अच्छा कर लेते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके,
क्योंकि जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो सोशल साइंस वाले हैं, उनका कट ऑफ भी कम जाता है। तो अगर वो एकदम कोर साइंस के अंदर ना भी जाके पढ़े तो भी उनका काम लूसेंट का जो वो हिस्सा है जनरल साइंस वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, उससे उनका काम हो जाएगा। आई होप आई एम राइट। यस सर, ओके। यस सर, और यस जो सर। साइंस के स्टूडेंट हैं और नॉन साइंस वाले भी, अगर वो इस चीज को कर सकते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है क्लास 6 to 10 तक का, आप वो ये कह रहे हो कि वो उसको पढ़ें, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है आपने बायोलॉजी का क्लास 11th और 12th का पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सॉल्व करा रखा है, सो दैट अगर क्वेश्चन का लेवल हाई हो तो भी स्टूडेंट जो है एग्जाम्स में उसको कर पाए। एंड श्योरली दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हमारी एक स्टूडेंट गरिमा मदान हु स्कोर्ड रैंक 2 इन डीयू बीएड। सो मैम, वो एग्जाम्पलर क्या सबके लिए इम्पोर्टेंट है 11th-12th वाला, या फिर सिर्फ 6 to 10 तक काम चल जाएगा? 6 to 10 तक के काम सबके लिए चल जाएंगे, लेकिन जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं, वो कोर में तुरंत जा करके पता कर सकते हैं कि क्या वहाँ चीजें चल रही हैं। तो वो जो 4 क्वेश्चन जो बिल्कुल कोर वाले आते हैं ना, जो सिर्फ साइंस वाले बच्चे क्लिक करके अपना रैंक ऊपर कर सकते हैं, वो रैंक ऊपर करने के लिए सबसे अच्छा काम ये 11th-12th वाला आएगा। अच्छा, सिर्फ यस। बायोलॉजी के पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, तो इस चीज को समझते हुए, क्वेश्चन पेपर की साइकी को समझते हुए हमें अपनी तैयारी करनी होगी। ओके। तो आप ये कह रही हैं कि साइंस का जो ओवरऑल मैं बात को आपको समझ पा रहा हूँ कि 21 से 27 क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट आता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया। उसको प्रिपेयर करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि क्लास 6 से 10 तक का हम एनसीईआरटी पढ़ लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साथ में सॉल्व कर लें, एकदम सेफ साइड के लिए। जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं वो क्या करें कि जो है सिंपल सा लूसेंट की बुक उठाएं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो साइंस वाला सेक्शन दे रखा है उसको वो वहां से पढ़ लें। बाकी का जो लोग एकदम प्रिपरेशन को एकदम सॉलिड वे में करना चाहते हैं तो वो 11th-12th का यस भी सर, साइंस का एग्जाम्पलर रेफर कर सकते हैं, जो कि डेली बाइट्स पर फ्रीली एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है डीयू बीएड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। यस सर, बिल्कुल। ओके मैम, दैट विल बी ऑल फॉर साइंस। इतने में आई थिंक प्रिपरेशन हो जाएगी। यस सर, ओके, श्योर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। नाउ कमिंग टू मैथ एंड रीजनिंग, कि मैथ एंड रीजनिंग में कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम कहां से पढ़ें। तो मैथ और रीजनिंग में टोटल अराउंड 10 to 14 क्वेश्चंस होते हैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, जिसका टोटल मार्क्स हो गया अराउंड 40 से 56 मार्क्स। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये मैथ का कोई क्वेश्चन है, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो उसी समय 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही कौन सा है ये तुरंत सॉल्व करने के बाद हम इजिली जान सकते हैं। और डीयू बीएड में होता है क्या कि 55 से 60 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज कोई बच्चा सही करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसमें ये 10 to 14 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के बहुत काउंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। कम प्रिपरेशन में इन 10 से 14 क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि इसको हम इसमें से 100% तक सही कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो वी हैव नुपुर मैम ओवर हियर हु इज परस्यूइंग स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैम प्लीज मैथ रीजनिंग पर थोड़ा हाईलाइट करिए, जो जैसा कि आपने पेपर स्ट्रक्चर देखा है लास्ट प्रीवियस 2 ईयर से आप डेली बाइट्स पे वो मॉक टेस्ट में कवर कर रही हैं। इनफैक्ट आपके द्वारा दिए गए वर्कशीट में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, आईपीयू में भी और डीयू में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल गए थे। तो प्लीज स्टूडेंट्स को थोड़ा हाईलाइट करिए कि मैथ और रीजनिंग को कहां से पढ़ें, दोनों कैंडिडेट्स के लिए, जो मैथ साइंस और बैकग्राउंड के नहीं हैं और जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं वो क्या करें, और जो मैथ साइंस के बैकग्राउंड के हैं वो क्या करें। नुपुर मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। जैसा कि प्रिपरेशन कंसर्न्ड है अगर स्टूडेंट्स की कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो मैं 2 पार्ट्स में बताऊंगी। पहले उन बच्चों के लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें मैथ्स शायद ऐसा हो सकता है कि आता ही नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये सजेशन है कि वो कुछ टॉपिक्स, जैसे कि गिन के 8-10 टॉपिक हैं जिसे वो कवर कर ले, जैसे कि लाइन सेगमेंट, पॉलिनोमियल, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, सर्कल, सेट थ्योरी, अलजेब्रा। और रीजनिंग के भी कुछ ही टॉपिक्स हैं जैसे कि फ्लोर, सीरीज, ऑड वन, अरेंजमेंट, रिलेशन, रैंकिंग। ये टॉपिक्स यदि उन बच्चों को आते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी काम चल जाएगा। ओके मैम, और मैथ्स बैकग्राउंड वालों को क्या करना चाहिए, मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड वालों को बेसिकली? और वैसे बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिन्हें मैथ्स आता है, वो इन सभी टॉपिक्स को तो करेंगे ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे। लेकिन उनका क्योंकि मैथ्स है तो वो 6 से लेकर के 10 तक के सारे ही टॉपिक्स को देख सकते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया जो मैंने इसमें कवर नहीं किया, ऐसे ही और भी कोर टॉपिक्स है उसे कवर कर ले। और साथ में वैसे बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए मेरा एक सजेशन है, या तो आप इन 8
10 टॉपिक्स को दिल्ली वाइट के जो DU B.Ed का प्रिपरेशन का बैच फॉर्म हो रहा है उससे आप कवर कर लीजिए। वहां पे मैं ही आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही जीरो से पढ़ाऊंगी और इजीली आप लोगों को मार्क्स आ जाए एग्जाम में। इस चीज पे फोकस रहेगा। और नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं तो कहीं से भी आप लोग इन्हीं 8-10 टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, तो आप मैथ्स में डायरेक्टली नंबर ला सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है या रीजनिंग जहाँ पे मार्क्स निगेटिव तो नहीं जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। तो बेसिक यहाँ पर 2 पॉइंट, मैं इस बात को आपके बात को 2 हिस्से में डिवाइड करूं तो जो स्टूडेंट मैथ साइंस के नहीं है, बेसिकली साइंस वाले भी उतना मैथ अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो जो मैथ साइड के बिल्कुल नहीं, जिनका मैथ से कोई संबंध नहीं है, जितने टॉपिक्स को आपने बताया, आप ये कह रही हैं कि अगर वो मैथ के स्टूडेंट ना भी हो तो कहीं से किसी भी फॉर्म में व्यवस्था करके उन टॉपिक्स को वो पढ़ लें, सो दैट मैथ साइंस से जब क्वेश्चन आए तो जो सिंपल क्वेश्चन हो वो उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाए। आई होप आई एम राइट। यस सर। ओके, तो ये जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं उनको वो स्टूडेंट पढ़ लेंगे, उससे जो नॉन मैथ वाले हैं इससे उनका काम हो जाएगा। अब आते हैं जो मैथ के कोर एरिया वाले हैं, उनको वो तो सॉल्व करना ही है, साथ में वो अपना जियोमेट्री का भी सॉल्व कर लें, या फिर आप कह रही हैं अरिथमेटिक या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस वगैरह पर थोड़ा वो अपना और एक्स्ट्रा पकड़ बना सकते हैं। यस सर, यस। ओके, तो बेसिकली सजेस्टेड ये है कि जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं आप लोग तो सब कुछ सॉल्व करिए, ठीक है, आप लोगों के लिए एक इजी नट होगा क्रैक करने के लिए। जो नॉन मैथ वाले हैं वो इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं जैसा कि नुपुर मैम ने बताया, और बाकी का जिनको जरूरत हो वो पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम सफिशिएंट आपको इतना डायरेक्शन दे देंगे कि जो स्टूडेंट अफोर्ड ना भी कर सके उनको भी दिल्ली बाइट से एक बेस्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करें। कमिंग टू सोशल साइंस, इसमें भी ऑलमोस्ट साइंस के बराबर ही क्वेश्चन आते हैं, 21 to 27 क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। सिंस सोशल साइंस भी फर्दर बाइफर्केटेड है, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो आप DU B.Ed का पेपर देखोगे तो पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये लोग कवर करते हैं और अटेम्प्ट करना भी ईजी होता है। सिंस हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, जियोग्राफी का थोड़ा लिमिटेड है, इकोनॉमिक्स पर अभी कनिका मैम है वो थोड़ा इस पर ज्यादा फोकस करेंगी कहाँ से पढ़ना है। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पर भी उनका इनपुट लेंगे। मैं भी जैसे सोशल साइंस का टीचर हूँ और मेरा हिस्ट्री पेडागोजी रहा है, तो मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये कैसे कवर करना है उस पर भी मैं भी फोकस करूंगा साथ में। ओके, तो कनिका मैम ओवर टू यू, आपके हिसाब से सोशल साइंस के टॉपिक स्टूडेंट कहाँ से कवर करें? जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट आपने बताया, हिस्ट्री, पॉल साइंस और ज्योग्राफी, इसके लिए सिंपल कंसेप्ट है कि अगर वो 6 to 10 का सब्जेक्ट ये बुक्स पढ़ लें उससे भी कवर हो जाएगा। अब क्योंकि 6 to 10 साइंस तक आप एनसीईआरटी कह रही हैं या क्या चीज कह रही हैं? एनसीईआरटी की बुक्स बेसिकली मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं। मोटे मोटे क्वेश्चंस जो होते हैं सारे एनसीईआरटी से लिए जाते हैं, तो अगर 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। अगर 6 to 10 की एनसीईआरटी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो हैवी लगती है, तो इसके अलावा ल्यूसेंट की बुक है वो ले सकते हैं। नहीं तो जो 6 to 10 की बुक अगर आपको हैवी लगती है क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। उसमें इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत क्रिस्प में करके बताया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं और जनरल क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस इसके नहीं आते हैं। अब वही बात इकोनॉमिक्स की, क्योंकि 6 to 10 में इकोनॉमिक्स नहीं है, 9 10 में जो मैं इकोनॉमिक्स कह है। रहा था कि थोड़ा इकोनॉमिक्स पे फोकस करिए कि वो उसमें से कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, जो 5-6 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं, जो बच्चे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं हो वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाते। हाँ सर, मैं अभी इसके बारे में बता रही थी कि 9 10 में जो इकोनॉमिक्स है बिल्कुल जनरल इकोनॉमिक्स है, उसके 2-4 चैप्टर ही हैं जो पढ़ने लायक हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बच्चे उसे पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट रहेगा। जैसे वर्किंग कैपिटल, उसमें कैपिटल है, लेबर है, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा 11th 12th में जो इकोनॉमिक्स दी गई है उसमें जो बैंकिंग के कंसेप्ट है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह के जो कंसेप्ट है, और साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ लेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, तो जो बेसिक कंसेप्ट अगर वो पढ़ के चले जाएं उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे तो अटेम्प्ट करने में इजी रहेगा बच्चों को। ओके मैम, तो आप जैसे कह रही थी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जीडीपी, एनपीपी, ये सब सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं, ये बेसिक बुनियादी चीजें वो देख लें। ग्रोथ, डेप्रिसिएशन, कर्व जो होते हैं कुछ एक दो जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उतने में काम हो जाएगा। सर कर्व्स वगैरह से रिलेटेड कम क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक फोकस रहता है रिवर्स रेपो रेट और ग्रोथ डेवलपमेंट, इन पे ज्यादा रहता है। और इसके बेसिस पे जो करंट प्राइस चल रहा होता है, रिवर्स रेट, रेपो रेट वगैरह का, इन पे इनका फोकस रहता है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना डिक्रीमेंट हुआ, इसके बेसिस पे। ओके मैम, तो मैम लूसेंट में भी इकोनॉमिक्स का सेक्शन रहता है क्या, उसको पढ़ने की जरूरत है? हाँ, लूसेंट में भी इकोनॉमिक्स का सेक्शन दिया गया है, उसे भी रेफर कर सकते हैं क्योंकि जनरल पेपर ही आता है,
ज्यादा इसके डीप कंसेप्ट नहीं आते हैं, इकोनॉमिक्स से तो बिल्कुल नहीं आते हैं, ओके ओके। जो जनरल कंसेप्ट होते हैं वही आते हैं। हाँ, और इसके अलावा जो ज्योग्राफी, पॉल साइंस और हिस्ट्री है, इसके लिए आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे सर। ओके, थैंक यू कलिका मैम। एज फार एज हिस्ट्री कंसर्न है, देखिए हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत वास्ट होता है, उसमें दिक्कत क्या है कि सारा पढ़ने के बाद एग्जाम में रिजल्ट प्रोड्यूस हो पाएगा कि नहीं। देखिए किताबें बहुत सारी हैं, नोट्स बहुत सारी हैं, सब पढ़ने के बाद रिजल्ट कितने से प्रोड्यूस होगा। यही तो रीजन है ना कि डेली वाइट्स पर मॉक टेस्ट और वर्कशीट और क्लासेस जैसे हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसको हम क्रिस्प वे में कन्वर्ट करते हैं सो दैट कि रिजल्ट फेचिंग हो सके। इट इज नॉट लाइक कि 20 क्वेश्चन ढूंढा दे दिया ऐसे ही काम हो गया, नहीं। तो अगर आप ये पूछोगे कि सर हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, किसी बच्चे का हिस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका हिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि आप तब सिर्फ लूसेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे भी सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एज फार एज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी कंसर्न है, तो सबसे पहले आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़िए, क्योंकि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं भी पढ़ रखा है तो पॉलिटी एक ऐसी लेबोरेटरी है, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा लेबोरेटरी है जो हमारे अगल बगल हर चीज हम ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नया बिल आता है, जैसे मान लो किसान कानून आया था या फिर कोई भी और बिल है, तो वो सब चीज हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें इजीली समझ में आता है। तो पॉलिटी के टॉपिक से क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, किसी आर्टिकल से रिलेटेड कोई चीज हो गया, कोई बिल, या फिर कोई नया एजुकेशन पॉलिसी में कोई चीज ऐड करनी है, तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। तो पॉलिटी का सेक्शन होता है, तो बहुत ही स्कोरिंग होता है, सिलेबस कम है, कम समय में हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इवन डिवाइड ऑफ बीइंग अ हिस्ट्री टीचर, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले पॉलिटी आप पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी। जियोग्राफी से हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप 6 to 10 का एनसीईआरटी तो रेफर कर ही सकते हैं, लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं है कहाँ से करना है, शॉर्ट और क्रिस्प वे में डेली बैट्स का बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। इनफैक्ट जो मॉक टेस्ट और रिसोर्स मटेरियल दिया गया उसी को पूरा क्रैम कर जाइए, लर्न कर जाइए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। बट रिमझिम मैम, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, डीयू बीएड का जितना हमने भी सिलेबस डिस्कस किया उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस नहीं कवर हो रहे हैं, क्योंकि डीयू बीएड है, कितना टॉपिक, बहुत सिलेबस डाइवर्स होता है, कहाँ से क्या कवर करेगा, बहुत क्लियर कट नहीं होता है। उसके बाद भी पिछले 5 साल 6 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, एनालिसिस करने के बाद कुछ टॉपिक्स को मैंने सेग्रीगेट किया है। आप प्लीज इस पे थोड़ा फोकस करके बताइए कि इन टॉपिक्स को कितना कितना पढ़ने की जरूरत है। यस सर, श्योर। जैसे कि सर ने कहा, आई एम ड्यू बीएड एंड आई वांट मोर, इट इज जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है, एकदम क्रिस्प सही तरीके से यही लिखा जा सकता है। देखिए, इतना पढ़ने के बाद भी हमारे पास एक स्कोप रह जाता है, कहीं कहीं कुछ चीजें जो हैं उनको भी आप कवर कर लो। जैसे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, 1 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहता है, बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन होता है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ रखा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th-12th में जो 12th पार्ट में जो दिया हुआ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वहां पे जाकर के उसको भी सिर्फ आपने देख देख करके, सिर्फ उन लेक्चर्स को भी देख करके कवर किया है, तो ये 1 2 3 क्वेश्चन जो है ना यूं निकल जाएंगे। ज्यादा से पोल्यूशन पे आएंगे, और सामने में जो आते रहते हैं हमारे इन सब में, जैसे कि पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, और जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे बने हुए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, इन सब में किस चीज के बारे में बात हो रही है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, और एकदम बहुत फ्रिक्वेंटली ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। सेंसस से रिलेटेड सवाल आता है, बुक्स एंड ऑथर, जिसमें साइंस के बुक्स एंड ऑथर में एक सवाल साइंस का बुक और ऑथर जरूर पूछा जाता है। एक सोशल साइंस के भी रहते हैं, कोई ना कोई हिस्ट्री, या फिर एक ऑथर मिलेगा आपको इंग्लिश या हिंदी कैटेगरी में, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई बुक और ऑथर, जहाँ पे बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो थोड़ी बहुत जो बहुत नोन से हैं पर्सन, उनके बारे में आप जान लो, तो ये सवाल निकल जाते हैं। साइंस और एक सोशल साइंस मीन्स हिस्ट्री साइड से कोई एक ऑथर होते हैं, और एक ऑथर आपको दिए जाते हैं लैंग्वेजेस में, या तो आपको इंग्लिश में मिल जाए या हिंदी में मिल जाए। यहाँ पे होता है आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संस्कृत के भी क्वेश्चंस होते हैं। यस मैम, यस मैम। संस्कृत के भी होते हैं, आईटी, कंप्यूटर्स, करंट अफेयर्स में बहुत पुराना नहीं पूछा जाता है, रिसेंटली 6 महीने का, राइट सर? यस एंड मैम। वी ऑल्सो कवर 6 months करंट अफेयर्स, जो हम भी अपने मेंबरशिप वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, राइट? हाँ मैम, वो भी सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट है वो, कुछ और परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप इन सारी चीजों को पढ़ते हो ना, तो स्टैटिक जीके अपने आप कंप्लीट होने लगता है धीरे धीरे। स्टैटिक जीके इज व्हाट, जो चीजें लिखी हुई है वही पूछी जा रही हैं, वही है स्टैटिक जीके।
साइंस से थोड़ा सा स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन सोशल साइंस साइड से हो सकता है। ये सारी चीजें आप कवर कर लीजिए और अब आप DU बीएड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जब इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप कवर करते हो, ये सोच करके कवर करना है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, इस चीज को सोच करके नहीं करना है अरे इतना सारा दे दिया है हमें करने के लिए, कैसे होगा वो कैसे होगा, परेशान नहीं होना, इन सारी चीजों को कवर कीजिए। और आपको फिर भी परेशानी लग रहा है तो डेली वाइट्स की टीम हमेशा अवेलेबल है, बैचेस ज्वाइन कीजिए और हम सबके साथ पढ़ना शुरू कीजिए। तो मैम ओवरऑल यहाँ पर पॉइंट ये है कि जैसे आपने कहा कि इन छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपको हार्डली 55 से 60 क्वेश्चंस करने, आपको टॉप नहीं करना, बस लिस्ट में जाके अपना नाम एंट्री कराना है एक तरह से। और जितने अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं सबका कट ऑफ अलग अलग है, तो वो अपने हिसाब से प्रिपेयर करके अपने हिस्से का 55 से 60 क्वेश्चन मैक्सिमम सही कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें वो कवर करते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर आईटी से 2-4 क्वेश्चन कभी कभी डाल देते हैं। लास्ट 1-2 ईयर में ये भी देखने को मिला कि संस्कृत से 1-2 क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ दिया, तो वो हमने इंक्लूड कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि ये सारी चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा स्ट्रोक जो संस्कृत के सर क्वेश्चंस होते हैं ना वो हिंदी वाले ही होते हैं। ये जो तत्सम, तद्भव और समास जो हिंदी में भी हम पढ़ते हैं, यही सारी चीजें, अलंकार वगैरह ये भी संस्कृत में आता है। और ऑप्शंस देख के अगर हिंदी का थोड़ा भी याद है तो ऑप्शंस देख के आप वहां पे मार्क कर सकते हो। तो संस्कृत वाले पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा आप उसको लेकर परेशान हो। लेकिन ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में, जैसे मैम ने कहा कि प्रोटोकॉल्स है, पॉल्यूशन, ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये सब जब आप प्रिपेयर करते हो, स्टैटिक जीके ऑलरेडी प्रिपेयर होता रहता है। कुछ आईटी कंप्यूटर से 2-4 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। करंट अफेयर आप खुद भी एक्सेस कर सकते हैं। डेली बाइट्स पर बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प वे में DU बीएड के अवेलेबल है। और एज फार एज बुक्स एंड ऑथर कंसर्न है, देखिए इसका कोई स्पेसिफिक बहुत ज्यादा बुक नहीं आता है कि आप एक लिस्ट उठाओगे, बुक्स एंड ऑथर कर दिया, मैंने 50 क्वेश्चन का यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल दिया कि वहां से आपका काम बन जाएगा। बुक्स एंड ऑथर ऐसा है कि साइंस डोमेन वालों को अपने फील्ड का बुक्स एंड ऑथर पता होता है। कभी कभी करंट अफेयर से पूछ सकते हैं, कभी कभी हिस्ट्री के बहुत सारे जो है डीप में घुस के वो बुक्स एंड ऑथर पूछ लेते हैं एंशिएंट से कि ये बुक किसने लिखा है। सो ऑल आई वुड से DU बीएड इज सिंपल बट नॉट इजी। थैंक यू ऑल ऑफ माई डियर टीचर्स, टीम डेली बाइट्स फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे लगता है कि शायद हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को ये बात समझा पाएंगे कि किन किन टॉपिक्स को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सो दैट कैसे प्रिपेयर करें। सिलेबस वास्ट दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ वास्ट है नहीं। आपको बस ये समझना है कि आपको अपने हिस्से का कैसे 55 से 60 क्वेश्चन सही करना है। आई थिंक आई एम राइट, रिमझिम मैम, कनिका मैम, नुपुर मैम? यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो मुद्दे की बात यह है कि सिलेबस आपको बस वास्ट दिख रहा है। आपको अपनी पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को सेलेक्टेड लिस्ट में लाने के लिए और साथ में डेली बाइट्स के इस वाले वेबिनार मीट के इनविटेशन के लिए, जहां पर आप जब सेलेक्टेड हो जाते हो तभी आपको इनविटेशन मिलता है, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना इतना मार्क्स आपका आपके पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से अचीव हो जाए और आप सेलेक्टेड हो जाओ। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम सिंपल तो है बट नॉट इजी, बिकॉज आई एम DU बीएड एंड आई वांट मोर एंड मोर। इन सब के साथ साथ आपको इन टॉपिक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको एडिशनल बोनस मार्क्स के तौर पर काम करते हैं, जो आपको सेलेक्टेड लिस्ट में पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टीचर एजुकेशन, टीचिंग जॉब से रिलेटेड किसी भी न्यूज, अपडेट, क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा। आप उस फॉर्म के लिंक पर जाके अगर अपना आप डिटेल भर दोगे, और कल को ऐसा होता है कि डेली बाइट्स कोई वेबिनार मीट कंडक्ट करता है किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, तो आप उस फॉर्म में अपना डिटेल भर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मेल पर और आपके गूगल कैलेंडर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा डेली बाइट्स की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स डेली बाइट्स पर पेड मेंबर नहीं है या फिर वो पेड मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे कमेंट में जाइए, उस लिंक में जाकर अपना सारा डिटेल भर दो। अगर आप पेड नहीं हो तो भी आपको अलग से इनविटेशन आ जाएगा। और DU बीएड के श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप ये कोड DU बीएड 2999 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोड लिखकर व्हाट्सएप करना है। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है जो आपको कोड सेंड करने के बाद 24 आवर के अंदर एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। पेमेंट करने के बाद भी पैनिक मत करिएगा, 24 to 48 आवर्स लगते हैं पेमेंट सेटलमेंट में। और 2999 रुपीज के पेमेंट के बाद आपको प्रीवियस 6 ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, आंसर की के साथ 20+1 मॉक टेस्ट पेपर, क्रिस्प
मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम में श्योर शॉट आपको 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट से देखने को मिल जाएंगे। डेली बाइट्स की सभी फैकल्टी टीम ने अपने अपने कोर सब्जेक्ट के हिसाब से मॉक टेस्ट को तैयार किया। वन ऑफ द बेस्ट मैथ वर्कशीट, 10 रीजनिंग वर्कशीट, 10 इंपॉर्टेंट साइंस वर्कशीट। इनफैक्ट इन वर्कशीट में से पिछली बार तो 2 या 3 वर्कशीट दिया गया था, शायद उसी में से 3-4 क्वेश्चन आ गए थे। एकदम बीएड के हिसाब से करंट अफेयर, एग्जाम से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट आपको व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिलेंगे। प्लस डीयू बीएड में मेरी करियर काउंसलिंग की मेंबरशिप भी फ्री होती है, जहां पर समय आने पर आप कभी भी इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। कल को आपको कहीं एडमिशन चाहिए, बीएड को लेकर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, सीटेट को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, टीचर एजुकेशन, टीचिंग जॉब, कोई सा भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू गेट एन अपॉइंटमेंट बुक्ड विद माय हैंडलर। आपको 24 to 48 आवर्स में कॉल आएगा। ये सारी चीजें इस मेंबरशिप में अवेलेबल है एंड इट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी। अगर अपने आप पर इन्वेस्ट करना है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अपने आप पर इन्वेस्ट करिए, रिसोर्स का बेस्ट यूज करिए और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। वी गारंटी यू, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट पुट ऑल योर एफर्ट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। डीयू बीएड से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट्स आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया होगा, जिसपे रेगुलर करंट अफेयर, न्यूज एंड अपडेट सब कुछ आपको देखने को मिलता है। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।